नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। जी हां, बिहार में पहले चरण की 71 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। बिहार में पहले चरण का मतदान जारी। आपको बता दें, 16 जिले की 71 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। सुबह 9:30 बजे तक 7.17% मतदान का परसेंटेज अब तक आया है सामने। अरवल में 5.10%, बांका में 9.7%, भागलपुर में 2.67%, भोजपुर में 5.83%, बक्सर में 9.68% मतदान की खबर। जहानाबाद में 6.33% मतदान हुआ, गया में 8.2% मतदान। तो सुबह 9:30 बजे तक, जी हां, आपको यह बता दें कि 9:30 बजे तक का जो परसेंटेज है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में मतदान का सीधे तौर पर प्रतिशत सामने आ रहा है। 7.17% मतदान सुबह 9:30 बजे तक हो चुका है। अरवल में 5.10%, औरंगाबाद में भी और बांका में 9.7% हुआ है। भागलपुर में 2.67% मतदान, भोजपुर में 5.83%, बक्सर में 9.68% मतदान की खबर। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर लगातार पल पल की अपडेट के साथ हम मौजूद हैं। 6 तस्वीरें हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। सीधे तौर पर औरंगाबाद, जहानाबाद, लखीसराय के साथ ही आरा, गया और मुंगेर की तस्वीरें। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर कोई अपनी आहुति देता नजर आ रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, लोग भी घर से निकलते नजर आ रहे हैं। तमाम जो नियम कानून है उनके बीच, कोविड-19 के बीच ये मतदान हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चेहरे पर मास्क और हाथ पर सैनिटाइजर लगाकर लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। नीतीश के 6 से 8 मंत्री ऐसे जिनकी सीधे तौर पर आज किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। ये बड़ी खबर। 71 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और 9:30 बजे तक का जो प्रतिशत है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। बिहार में 7.17% अब तक मतदान हो चुका है। औरंगाबाद, जहानाबाद, लखीसराय, आरा, गया और मुंगेर की तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको ये बता दें कि बिहार में लगातार जो वोटिंग प्रतिशत है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये लग रहा था, ये उम्मीद की जा रही थी कि कोविड की वजह से ऐसा न हो कि मतदाता घरों से कम निकले, लेकिन प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया, नीतीश कुमार ने आह्वान किया, तमाम पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी तक ने आह्वान किया और कहा कि आप घरों से निकलें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने आपकी जो आहुति है उसको सुनिश्चित करके आए। हर कोई व्यक्ति वोट जरूर करे। और चलिए पल पल की अपडेट के साथ सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगियों का। रुपेश कुमार हमारे सहयोगी औरंगाबाद से सीधा जुड़े हुए हैं। न्यूज रूम से हितेंद्र हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। रुपेश, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी सुनील, मैं बता दूं कि लोकतंत्र का ये महापर्व में सभी लोग अपने अपने जो है वो काफी उत्साहित देखने को मिल रहा है। चाहे औरंगाबाद के अभी तक के लगभग दर्जनों बूथ का मैंने दौरा किया, लेकिन उसके बावजूद जैसे कि देखा जा रहा है, चाहे बूढ़े हुए चाहे महिलाएं हुए, वो अपने मत देने के लिए सुबह से ही लंबे कतार में लगे हुए हैं। और युवाओं की बात करें तो युवाओं की भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। सुनील, जो तमाम नियम और कानून बना है, क्या उनका पालन किया जा रहा है? यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल हो रहा है? और भीड़ की अगर बात की जाए, लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है मतदाताओं को बूथों पर, रुपेश, क्या सीधे तौर पर इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? क्योंकि सुबह से तो ये स्थिति थी कि 1-2 लोग ही पोलिंग बूथ की ओर रुख कर रहे थे। जी सुनील, जो कोविड-19 को लेकर के जो पुलिस के द्वारा या सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस निकाले गए हैं, बिल्कुल उसको जिला प्रशासन द्वारा एकदम 100% उसको पालन किया जा रहा है। ये जो बूथ है वहां पास मेटल डिटेक्टर है, सारा कुछ है, वो
चेक किया जा रहा है, उसके बाद में लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि आप जब मत देने के लिए आए मास्क लगा करके आए और अपने वोट का तभी दें। जी सुनिए। रुपेश, बिहार के अगर ओवरऑल बात की जाए तो 7.17% 9:30 तक का आंकड़ा है वोटिंग प्रतिशत का। ऐसे में औरंगाबाद में कितने फीसदी मतदान की खबर? यहाँ अब तक अगर बात की जाए तो 10% मतदान हो चुके हैं, और अभी क्योंकि प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि सुबह का वक्त है, लोग को निकलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। और यहाँ की बात करें, ग्रामीण इलाके की बात करें, तो ग्रामीण इलाके की अगर बात करें तो वहाँ 5% की सूचना मिल रही है कि 5% अब तक के वोट हो चुके हैं। लेकिन अब जैसे जैसे चूंकि समय जा रहा है, अब लोगों की संख्या भी बढ़ती दिख रही है। बिल्कुल, न्यूज रूम में हमारे सहयोगी हितेंद्र भी मौजूद है। हितेंद्र, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से सुनील शुरुआत में जो तस्वीरें देखने को मिली थी उनसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आज जो वोटर हैं वो कम ही संख्या में निकलेंगे, क्योंकि कोरोना का भी खतरा है। और लगातार जिस तरीके से अब जो संख्या अगर बात की जाए तो वोटर्स जो है वो अपने घरों से ज्यादा संख्या में निकल रहे हैं और मतदान केंद्र पर पहुंच करके लोकतंत्र का जो महापर्व है उसको मना रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि सभी राजनीतिक दलों के जो भी शीर्ष नेता हैं उन्होंने लोगों से अपील की है, भले ही अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है, लेकिन सभी ने मतदान करने की अपील जरूर की है और इसका असर भी अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बिहार के मतदाता अब निकल रहे हैं अपने घरों से और पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए शुरुआती 1 घंटे की, तो 7 से 8 बजे तक सिर्फ 5% मतदान हुआ था। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की कि पहले मतदान बाद में जलपान, तो इसी हिसाब से अब अगर बात की जाए तो जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं और पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से अलग अलग जगहों से कई कई जगहों पर अगर बात की जाए ईवीएम मशीन भी खराब होने की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन जल्द ही मशीनों को ठीक किया जा रहा है, फिर से मतदान को वहां पर सुचारू रूप से शुरू किया जा रहा है। और अगर बात की जाए कोरोना महामारी की, तो उसके लिए भी पर्याप्त इंतजाम जो है वो हर मतदान केंद्र पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से अब जो भीड़ निकल करके सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं कुछ लोगों पर मास्क भी जो लगा नहीं रहे हैं, कुछ लोग जो मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से भीड़ अब निकल करके सामने आ रही है, तो ये एक बड़ी चुनौती होगी यहाँ पर चुनाव आयोग के सामने कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए, किस तरीके से लोगों को मास्क पहना करके और जो भी तमाम एहतियात है, ग्लव्स वगैरह पहना करके किस तरीके से मतदान करवाया जाएगा। एक बड़ी चुनौती यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोरोना काल में बदला हुआ स्वरूप है सीधे तौर पर इस बार के मतदान का, हितेंद्र। ऐसे में ये बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन जैसा कि ये लग रहा था कि शायद देखिए लोग घरों से कम निकले इस महामारी के डर से, लेकिन ये भी एक खबर थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बिहार में जो मतदान प्रतिशत रहता है वो कम इस लिहाज से भी रहता है कि बिहार के तमाम लोग प्रवासी ऐसे हैं जो अन्य राज्यों में खाने कमाने के लिए जाते हैं और वो मतदान के समय भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन ऐसे में लॉकडाउन जब हुआ तो तमाम लोग अपने घरों की ओर पहुंचे। आज हर एक व्यक्ति अपने घर पर मौजूद है, तो ऐसे में वोटिंग फीसदी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, हितेंद्र। बिल्कुल सुनील, सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो लोग जाते हैं अपना कामकाज करने के लिए, वो लॉकडाउन की वजह से बिहार में वापस गए थे। हालांकि जब रेलगाड़ियां फिर से शुरू हुई तो कुछ लोग वापस अपने काम पर जरूर लौटे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वहीं पर मौजूद हैं। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है, भले ही कोरोना का डर हो, कोरोना का खतरा हो, तमाम एहतियात भी किए गए हैं हालांकि प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से, तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर के एक संतोषजनक स्थिति बनाने की कोशिश जरूर की गई है। और ऐसे में जो ज्यादातर लोग वहां पर मौजूद हैं, और खास बात यह भी है कि इस बार सीएम नीतीश कुमार, जिनको सुशासन बाबू कहा जाता है, उनका विरोध भी अलग अलग जगहों पर देखने को मिला। उनका विरोध जगह जगह पर जिस तरीके से हुआ, और महागठबंधन के जो सीएम के प्रत्याशी हैं तेजस्वी यादव, उनकी जनसभाओं में भीड़ काफी संख्या में देखने को मिली, तो उससे साफ संकेत बदलाव का भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में यह समझा जा सकता है कि इस बार मतदान का प्रतिशत ज्यादा रह सकता है। हालांकि जिस तरीके से शुरुआती जो रुझान सामने आए, शुरुआत में जो तस्वीरें सामने आई बिहार से, उसमें ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोरोना का जो खतरा है वो बरकरार है और ऐसे में लोग डरे हुए हैं, मतदान के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन यहां पर यह भी एक नजरिया देखना होगा, जिस तरीके से जनसभाएं हो रही है उसमें भारी भीड़ जिस तरीके से पहुंच रही है, तो उससे साफ है कि चुनाव में जो मतदान का प्रतिशत रहने वाला है वो बहुत बेहतर रहने वाला है। और बिहार की जो जनता है वो काफी समझदार है, सोच समझ करके सभी लोगों के दावे घोषणाओं को सुन करके, और सभी का जो अनुभव रहा है, जिस तरीके से जो काम किया गया है सरकार ने, और जो वादे दूसरी तरफ से किए जा रहे हैं,
राजनेताओं की तरफ से, महागठबंधन या एनडीए की तरफ से जो भी वादे दावे किए जा रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए बिहार की जनता सोच समझ करके मतदान करने के लिए आ जा रही है और अपने घरों से निकल करके लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच करके अपने वोट का इस्तेमाल, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसे नफा किसे नुकसान ये तो खैर समय बताएगा, क्योंकि जब बिल्कुल। नतीजे सामने आएंगे हितेंद्र। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है, हर एक दावेदार, हर एक प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, यहाँ पर तो मैंने ही विजय पताका लहरानी है। ऐसे में ऐसी भी स्थितियां देखने को मिल रही है, जोश उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है मतदाताओं में, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। पहले 2.5 घंटे की अगर बात की जाए तो 7.17% मतदान की खबर, यानी कि तेजी से बढ़ रहा है ये आंकड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से शुरुआती 1 घंटे की बात करें तो 5% ही मतदान हुआ था, लेकिन अब लगातार जैसे जैसे दिन जैसे सूरज बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ, वैसे ही मतदान का प्रतिशत भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहा जा सकता है जिस तरीके से बिहार में जो बाढ़ की स्थिति थी कुछ दिनों पहले, जो स्थिति बनी थी जिसको लेकर के नीतीश सरकार को घेरा भी था विपक्ष ने, अब आज उसका बदला कहीं ना कहीं लेने के लिए जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे मतदाता की बाढ़ सी आ गई हो। अब अचानक से जिस तरीके से भीड़ जो है वो मतदान केंद्रों पर बढ़नी शुरू हो गई है, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, उससे साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि अब मतदान का प्रतिशत बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हितेंद्र, देखिए कुछ इलाके ऐसे भी हैं, चाहे वो गया हो, औरंगाबाद हो, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जहां पर सीधे तौर पर बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के साथ साथ निर्वाचन आयोग की भी है। लेकिन इस बीच पटना में एक और व्यवस्था देखने को मिली। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे तौर पर टारगेट किया गया। ऐसे में महागठबंधन में मुंगेर का मसला उठा। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा कि आखिरकार ये लाठीचार्ज जो हुआ, ये मुद्दा उठाया और ये भी पूछा कि मुंगेर पुलिस को आखिर जनरल डायर बनने की इजाजत किसने दी। तो सीधे तौर पर घेरते हुए नजर आए। बिल्कुल, इस मामले पर कहीं ना कहीं सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की, उन्होंने भी ट्वीट करके निशाना साधा इस मामले को लेकर के नीतीश सरकार पर। और रणदीप सुरजेवाला उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्होंने भी सरकार पर निशाना साधा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि आज चुनाव प्रचार के लिए वो पहुंच रहे हैं राजधानी में, तो ऐसे में उन्होंने अपील की है कि सरकार को बर्खास्त किया जाए। जिस तरीके की ये सरकार काम कर रही है, मुंगेर में जिस तरीके से जो एक समारोह था, धार्मिक का कार्यक्रम था, मूर्ति विसर्जन का वहां पर कार्यक्रम था, पुलिस ने अपील की थी पहले कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए, लेकिन वहां पर जिस तरीके से जो धार्मिक आस्था का जो मामला होता है उसमें कहीं ना कहीं लेट होता हुआ दिखाई दिया कार्यक्रम, तो पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज कर दिया और उसके बाद विरोध किया गया और पत्थरबाजी की गई, पुलिस पर भी हमला हुआ। तो इस वजह से पुलिस को वहां पर गोली चलानी पड़ी। लेकिन जिस तरीके से उसमें एक मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल उठते हैं कि क्या सीधी गोली चलाए बिना वहां से भीड़ को नहीं हटाया जा सकता था, उस कार्यक्रम को खत्म नहीं करवाया जा सकता था। इसी को लेकर के अब घिरती हुई दिखाई दे रही है बिहार की पुलिस, बिहार की सरकार। और इसीलिए जो विपक्ष है अब इस मामले को भी, जो मुंगेर में हुआ, उसको भी एक बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दे के रूप में अब भुनाने पर जो अगर कहा जाए कि भुनाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से। राहुल गांधी कहते हैं कि न्याय, किसान, मजदूर और रोजगार के लिए वोट करिए। वो ये कहते हैं कि आप इस तरीके से जब मतदान केंद्र पर जाएं तो इन बातों का ध्यान रखिए, सीधे तौर पर सरकार को घेरने के साथ साथ। लेकिन एक चीज़ इस चुनाव में देखने को नहीं मिली हितेंद्र, अब तक जहां जहां चुनाव हुए, जिस जिस राज्य में हुए, फिर चाहे वो विधानसभा के रहे हों या लोकसभा के, हर जगह ईवीएम का मुद्दा जरूर उठा। लेकिन ईवीएम का मुद्दा बिहार में इस बार देखने को नहीं मिला, ठप्प पड़ गया, ठंडे बस्ते में चला गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो विपक्ष ने तमाम कोशिशें की हैं ईवीएम पर सरकार को घेरने की, लेकिन कोई फर्क जब पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, कई जगह पर कड़ी टक्कर हुई है। तो इससे अब कहीं ना कहीं एक बात शायद विपक्ष को भी ये बात समझ में आ गई है कि ईवीएम के मुद्दे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जनता समझदार है और वो ऐसे मामलों में नहीं आने वाली है। इसलिए अब कहीं ना कहीं असल मुद्दों की बात की जाने लगी है। लेकिन अगर एक बात यहाँ पर देखी जाए बिहार चुनाव में, तो जो स्थानीय मुद्दे हैं वो स्थानीय लोगों ने, स्थानीय नेताओं ने जरूर उठाए हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बात की जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों को ही प्राथमिकता दी है और उसी के आधार पर वोट करने की अपील की है। हालांकि ये बात देखने वाली होगी कि मतदाताओं पर किसकी बात का ज्यादा असर हुआ है, किसकी बात से प्रभावित होकर के किस और मतदाता इस बार वोट करेंगे, यह बात देखने वाली होगी। और चुनाव परिणाम जिस दिन सामने आएंगे उस दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार में जो मुद्दे उठाए गए और सीएम नीतीश कुमार का जिस तरीके से विरोध हुआ और बौखलाहट कहीं ना कहीं अगर कहें सीएम नीतीश कुमार के सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से वो जाने जाते हैं एक मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के लिए, इस बार वो कहीं ना कहीं इस बार नहीं दिखाई दी। इस बार क्या माना जाए, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर दिखेगा क्या इस बार? जी, क्या इस बार एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर दिखेगा क्या?
बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं लोग खफा नजर आ रहे हैं, उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बात और भी देखने वाली होगी, एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनका समर्थन भी वो स्थानीय लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन जो है वो पैदा हो गया है। ये अब चुनाव परिणाम के दिन ही साफ हो पाएगा कि क्या नीतीश कुमार से जो नाराजगी है उसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा या फिर नहीं। चुनाव के बाद स्थिति देखने वाली होगी क्योंकि लोजपा लगातार बीजेपी का समर्थन करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में ये समीकरण जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर स्थिति अलग बनती है तो कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार को ना बना करके भारतीय जनता पार्टी का भी कोई चेहरा देखिए सीएम इस बार जितेंद्र, ये बनाया जा सीधे सकता है, तौर इस पर बात ये के भी कहा कयास लगाए जाता जा रहे हैं। है, सीधे तौर पर ये कहा जाता है कि बिहार की जनता की नब्ज को टटोलना ब्रह्मा जी की बस की भी नहीं। बिल्कुल बिहार की जनता क्या कुछ परिणाम दे, ये शायद कितने भी आकलन, कितने भी आंकड़े और कितने भी तमाम ओपिनियन पोल हो जाएं, लेकिन सटीक नहीं पहुंच पाता कोई। एकदम विपरीत, एकदम उलट सीधे तौर पर नतीजे देखने को मिलते हैं। इसलिए बिहार की परिस्थितियां, बिहार की स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, एकदम अनुकूल हैं बाकी राज्यों से भी, क्योंकि यहाँ बाढ़ का भी मसला है तो यहाँ पर नक्सल का भी मसला है, यहाँ रोजगार का भी मसला है तो यहाँ सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये मूलभूत सुविधाओं का भी मसला है। और ये मसले अब से नहीं है। बिहार लगातार उम्मीद करता रहा कि विकास होता रहे। नीतीश कुमार ने जितना भी विकास किया उसकी फसल उन्होंने अब तक काटी, लेकिन अब बिहार की जनता सीधे तौर पर समझ चुकी है, जान चुकी है कि अब बदलाव भी लाना चाहिए। अब बदलाव किस रूप में लाना चाहिए, नीतीश कुमार को बदला जाना चाहिए या प्रत्याशी को बदला जाना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। और हमारे सहयोगी भी इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। बक्सर से मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़े हैं सीधा। मिथिलेश, क्या कुछ तस्वीर, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, बता दें कि विधानसभा चुनाव के बक्सर ये एरिया है जहां पर धीरे धीरे हुए चल रहा है। जिस तरीके से धूप की गर्मी भी बढ़ रहा है, उसी तरीके से राजनीतिक पारा भी अब बढ़ते चला जा रहा है। आपको सीधे तौर पे तस्वीरों में दिखाते चल रहे हैं कि आपको यह तस्वीर दिखाई दे रहा है जहां पर कई लोग हैं जो अभी खास करके अपनी विधानसभा चुनाव को ये वोटर्स हैं अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अपनी तैयारी में लगे हैं। ये सारे लोग अपने अपने वोटर्स को रिझाने के लिए लगे हुए हैं। ये जो लोग भी हैं ये किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि कई राजनीतिक पार्टियों के ये लोग हैं जो अपने क्षेत्रों में और या जो भी शख्सियत हैं जिन्हें वोट देने जाना है उन सभी लोगों को कागज मुहैया कराने के लिए यहाँ पे हैं मौजूद है। सारी कागजात भी मौजूद है। अपने तस्वीरों में दिखाएंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं वे सारे लोग अब जिन जिन वोटर जो क्षेत्र के वोटर है वो सारे वोटरों की कागजात को उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ये सारे कई राजनीतिक लोगों के साथ में जुड़े हुए जो भी प्रत्याशी खड़े हैं वो सारे प्रत्याशी के लोग हैं जो यहाँ पर जो जनता है, जो जनता के बीच। मिथिलेश, जिस पोलिंग बूथ पर आप पहुंचे हैं वहां पर क्या मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए? वहां की व्यवस्थाएं किस तरह की हैं? ये तो वो लोग हैं जो सीधे तौर पर एजेंट हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, जो अपने अपने फेवर में, अपने अपने पक्ष में मतदाता को बुलाते हैं और उसके बाद वोट के लिए आगे भेजते हैं पर्ची लेके। लेकिन अगर अंदर की तस्वीर देखी जाए पोलिंग बूथ की, तो वहाँ क्या व्यवस्थाएं, सब कुछ अनुकूल है? देखिए, मैं आपको सीधे तस्वीर को दिखा देता हूँ कि ये जहाँ पे ये लोग तमाम मतदाता को कागज मुहैया करा रहे हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्षेत्र जो विद्यालय है वो विद्यालय में आज मतदान केंद्र बनाया गया, लेकिन पूरी तरीके से देखा जाता है खाली की खाली नजर आ रहा है। यहाँ पे अभी भी मतदान केंद्रों पर मतदाता धीरे धीरे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग अभी नहीं मौजूद है, लेकिन पूरी सड़क आपको खाली नजर आ रहा है। तो इससे यही पता चलता है कि अभी भी जिस तरीके का रुझान चाहिए वो रुझान अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। मतदाता अभी भी घर में ही है, लेकिन यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता है सारे कार्यकर्ता अपने जो भी मतदाता उनके घरों में जाकर के निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक बक्सर की जो स्थिति है वो यही कहा जा सकता है कि जिस स्थल पे खड़े हैं, जो बूथ संख्या 100 कुछ, वहां पे अभी भी स्थिति यही है कि जो भी मतदाता है घर में दुबके पड़े हैं। यहाँ के अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया है, खास करके मीठा पीठासीन जो थे उनसे बातचीत किया, फिर मैं जो मजिस्ट्रेट थे उनसे भी मैंने बातचीत किया। तो ये सीधे कह रहे कि 8% का मतदान लगभग पूर्ण हो चुका है। तो 8% की मतदान भले ही पूर्ण हुआ है, थोड़ी सी पारा बढ़ी है, लेकिन अभी भी उन स्थलों पर पहुंचने के लगभग जो यहाँ पर जो 67% की बूथ हुआ था इस पिछले बार में 2015 के चुनाव में, लेकिन अभी 8% में, यानी काफी अभी डिस्टेंस है जहां तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। जी मिथिलेश, आप जहां मौजूद हैं वहां पे हम देख रहे हैं तमाम लोग भी मौजूद हैं और तमाम मतदाता भी हैं जो लोग वोट डाल चुके हैं और जो वोट डालने जा रहे हैं। उनसे जरा बात करें, समझने की कोशिश करें कि क्या क्या बड़ी दिक्कतें, बड़ी समस्याएं हैं उन लोगों के सामने,
क्या उन्होंने विकास को देखा है या विकास वहाँ पैदा नहीं हुआ है, और किन विषयों को, किन बातों को लेकर ध्यान में रखते हुए वो ईवीएम का बटन दबा रहे हैं? जी बिल्कुल, कई लोग मतदाता यहाँ पे मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे एक मतदाता, मैं इनसे पूछूंगा कि आपने जो वोट दिया है उस वोट आपने किस परिस्थिति में दिया, क्या आपने देखा है? युवा निर्माण चाहते हैं, बिहार का बदलाव चाहते हैं, या आप सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की बदलाव चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? हम तो बदलाव तो बहुत चाहते हैं, बदलाव होना ही चाहिए, इसमें तो जरूरत नहीं है। इसलिए महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि इसका कोई मतलब विखाना नहीं करना है, और क्योंकि बदलाव बहुत आवश्यकता है, इसमें तो कहना नहीं है। मैं प्रदीप कुमार विद्यार्थी। बदलाव की अभी स्थिति कही जा सकती है। मेरे साथ युवा और भी हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा। आप देखा जाए, अगर खास करके अभी युवा नीति है, युवा हैं आप, खासकर बेरोजगारी के दंश भी झेलते हुए सभी लोग हैं। क्या लग रहा है अब की बार की जो 2020 की जो चुनाव है उसको क्या लग रहा है आपकी, क्या तस्वीर देखेंगे बिहार का? तस्वीर एनडीए सरकार बनने वाली है बिहार में। किधर तरफ वोट किधर जाएगा आपका? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। क्योंकि ये बक्सर में खास करके बीजेपी का काफी वोट रहा है, तो आपके सीधे तौर पर रुझान आपका बक्सर में हम आरा जाएंगे ना। जी बिल्कुल, सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जो बक्सर के हालात है, कई लोगों से मैं बातचीत करूंगा। आप लोग भी वोटर हैं, क्या आपकी लग रहा है, आपकी रंगत क्या होगी आपकी? तो अभी कई मतदाता सीधे कैमरे पे नहीं चाहते हैं। मिथिलेश, इनसे जानिए कि आखिर क्या चाहता है यहाँ का मतदाता, क्या क्या समस्याओं से अब तक वो जूझ रहा है, और क्या उनको मूलभूत सुविधाएं पूरे तौर पर मिल पा रही हैं? सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये क्या मिल पा रहा है? रोजगार तो छोड़ दो। बिहार की अगर देखा जाए सीधे तौर पे कि बुनियादी जो सुविधाएं हैं, खास करके शिक्षा का, बिजली का, चिकित्सा का जो अभाव खास करके देखा गया है, विकास की उन्नति खास करके बिहार की देखा जाए, उसमें आप कितने अपने आप को प्रभावशाली मानते हैं? कितना आप जानते हैं बिहार में विकास है कहाँ? बिहार में शिक्षा फेल है, बिहार में सड़क फेल है, पूरा रोड मैप फेल है। तो ये जाहिर सी बात है कि कहीं भी सरकार दिख नहीं रही है। सरकार आपको दिख नहीं रही है, तो क्या चाहेंगे आप? आपकी बात क्या चाहेंगे? बदलाव चाहेंगे? कैसा बदलाव चाहेंगे? बदलाव चाहेंगे, हम अपने लोकल नेता को चाहेंगे। क्या चाहेंगे आप? अपने लोकल नेता को चाहेंगे और बिहार में बदलाव चाहेंगे। बिहार में बदलाव चाहेंगे। 15 साल देख लिया आपने शिक्षा के रूप में अगर देखा तो क्या देखा? शिक्षा तो एकदम चौपट हो गया है, सब सरकारी एकदम चौपट है। अच्छा, और आर्थिक रूप से भी बिहार में कुछ नहीं हो रहा है। फैक्ट्री लगी, ना कोई विकास हुआ, बिहार का भी ये बदलाव जरूरी है। तो ये कह सकते हैं सुनील की अभी जो स्थितियां हैं, खास करके बिहार में बदलाव की स्थिति कभी जारी कहे जा सकते हैं। अभी जो भी मतदाता है, मतदान केंद्र तक जाने के पूर्व में ये अपनी सोच रखा है कि अभी बदलाव की स्थिति करेंगे। कहीं देखिए, बदलाव के बहुत सारे मायने हैं मिथिलेश। बदलाव इस लिहाज से भी देखा जाता है कि जो प्रत्याशी पहले जीता था वहां पर दूसरे का टिकट इस बार उसको मिला, उसका टिकट कट गया। तमाम ऐसे प्रत्याशी जो सीधे तौर पर वहां पर क्षेत्रीय उनका दबदबा रहता है, वो भी एक बदलाव रहता है। और सरकार के बदलाव की भी अगर बात होती है तो वो भी एक बड़ा बदलाव है। ऐसे में बदलाव के तो बहुत सारे मायने हैं। किस तरह की जनता कहां पर बदलाव चाहती है, ये भी एक बड़ा विषय है। सीधे तौर पर सरकार को बदलना चाहती है, प्रत्याशी को बदलना चाहती है, पार्टी को बदलना चाहती है, या कुछ और बदलाव की अगर बात की जाए तो उसको चाहती है। ऐसे में हितेंद्र भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं न्यूज़ रूम से। हितेंद्र, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं, और अब जो खबर निकल कर के सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं यही है कि जो वोटर्स का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं सुस्त पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके की तेज़ी एक बार के लिए देखने को मिली थी मतदाताओं में, वो अब कहीं ना कहीं फिर से सुस्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वोटर्स अपने घरों से निकल ज़रूर रहे हैं, ये बात समझी जा सकती है कि जिस तरीके से जो जनसभाओं में लोग देखने को मिले वो कहीं ना कहीं वोट डालने के लिए जाएंगे तो एक भारी और बड़ा जो प्रतिशत है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर मतदाताओं की बात की जाए तो वो बहुत कम संख्या में अपने घरों से निकल रहे हैं। लेकिन ये बात साफ है कि कई बड़े दिग्गज जो हैं वो वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जिलाधिकारी हो या फिर राजनेता हो, सभी अपने अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन लगातार जो स्थिति देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं अभी ये साफ नहीं हो पा रही है कि बिहार का जो मतदाता है वो क्या चाहता है, क्योंकि उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है। पहले शुरुआत में अगर बात की जाए तो बहुत सुस्त मतदान हुआ, उसके बाद थोड़ी तेजी आई, लेकिन अब एक बार फिर से सुस्ती कहीं ना कहीं मतदान में देखने को मिल रही है। तमाम सारे समीकरण हैं, और जैसा मैंने कहा हितेंद्र,
मिथिलेश भी इस बात से सहमत होंगे कि बिहार के मतदाता की नब्ज को तो ब्रह्मा भी नहीं टटोल पाएंगे। बिल्कुल। राजनीतिक लोगों की तो स्थिति ही क्या है। बिहार का मतदाता अपने जहन में क्या कुछ तमाम बातें लेकर चलता है। कुछ के मन में जातिगत समीकरण होते हैं, कुछ के मन में भैयाजी होते हैं। भैयाजी समझते ही होंगे सभी लोग कि क्षेत्रीय जो दबदबा रहता है नेता का, वो भी भैयाजी होते हैं। और तमाम सारी बातें ऐसी रहती हैं। किसी के मन में पार्टी की विचारधारा होती है, किसी के मन में विकास होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग परिस्थितियों को अनुकूल उनके लिए बनाती हैं, जो प्रत्याशी सीधे तौर पर वहाँ पर दमखम दिखाते हैं। मिथिलेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मिथिलेश, देखिए 8 दिग्गजों की किस्मत के साथ साथ जीतनराम मांझी की भी आज तकदीर जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी, और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण और बेहद चुनौतीपूर्ण इस बार का चुनाव। बिल्कुल, अब की बार की जो चुनाव है, खासकर प्रथम चुनाव कोरोना काल से शुरुआत हुआ है। कोरोना काल की जो त्रासदी रही है उसको लेकर के 8 राजनीतिक ऐसे नेता की ईवीएम में बंद होने की बातें कही जा रही है, जो शीर्ष नेता के रूप में जाने जाते हैं, मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित रह चुके हैं। अब जीतनराम मांझी की बात करेंगे, गया सीट से वो अभी लड़ाई में है, और इस तरीके से उनकी रुझान है। उस रुझान में कह सकते हैं कि उनकी अभी जो वोटर की बातें कभी गया कि जो संवाददाता से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जो अभी वोटर है वे निकल करके क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है, उन सभी कार्यकर्ता उनके अपने अपने वोटर्स को लुभाने में लगे। सभी लोगों को घर से निकाल करके अपने मतदान केंद्रों पर ले जाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। तो आप कह सकते हैं इस तरीके के 8 ऐसे राजनेता का भाग्य आजमाने की भाग्य अभी बाकी है, जो आज ईवीएम में बंद हो जाएगा और 10 तारीख को उनको पूरी भाग्य की पोटली खोल दी जाएगी। लेकिन अब की बार की जो चुनाव है, कोरोना काल में त्रासदी तो रहा ही है, दूसरी बातें सामने में जो आ रहा है, मतदाता अभी मौन है। और ये भी कहा जा सकता है कि बिहार की सियासी राजनीति की गर्माहट जो होती है, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी मतदाता किस तरफ कब करवट बदल लेगा, कहना बड़ा ही अंतुष्टि होगा। अब सीधे तौर पे कहे कि बिहार में खास करके जातिवाद की जो बातें सामने में आता है, जातिवाद की जो वोट है, वो वोट के आधार पर ही तमाम राजनीतिक नेता को उस स्थल से खड़ा किया जाता है जिस स्थल पर उनकी अपनी ज्यादा चाहत होती है। लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल जरूर है कि बिहार की सियासी गर्माहट में जो जातिगत वोट है, उस जातिगत वोट में निश्चित तौर पर अलग पहचान के नेता खड़े थे। पिछली बार के जो चुनाव था 2015 का, उसमें उसी के मायने को लेकर के जीत हासिल बार खासकर कोरोना काल के में इतनी जल्दीबाजी में सारा कुछ हुआ है, जिसके तहत में उम्मीदवारों की जो लिस्ट थी काफी देर से मिला, उनको मौका भी नहीं मिला, और न ही जातिगत स्थितियों को अवगत कराते हुए उनको प्रत्याशी के खड़ा किया गया है। तो अब की बार के जो चुनाव है, निश्चित तौर पे अलग अलग आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे समझिए जरा, क्या उनको कोरोना का डर लग रहा है, खतरा सता रहा है? परिवार में जितने भी मतदाता हैं उनके, क्या सभी लोग जा रहे हैं पोलिंग बूथ पर, या कुछ के मन में ये है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी? जी बिल्कुल, मेरे साथ खड़े हैं कई लोग, यहाँ पे खड़े हैं। आपने मास्क नहीं लगाया है, क्या कोरोना काल से आपको डर नहीं लगता? कोरोना से डर लगता नहीं आपको? कई ऐसे चेहरे हैं जिनके मास्क नहीं दिखाते। आपके घर से लोग निकला है वोट देने के लिए, निकला है वोट दे रहे हैं, कोरोना से डर नहीं लगता? जी क्या कहेंगे? क्या कहना है जी? बिल्कुल, तो एक तरफ अगर देखा जाए तो सीधे तौर पे ये लोग का कहना है कि कोरोना के काल से क्या डरना, जब भूखमरी की स्थिति में हम लोग हैं। ये वही लोग हैं जो पलायन की स्थिति में थे, बिहार की रोजगार की दम से झेल करके, जो रोजगार मिला नहीं तो लोग बाहर जाके कमाने चले गए थे, फिर वापस बिहार में वापस लौटे हैं। लेकिन एक उन्हें अभी भी भय है कि कोरोना काल से कहीं ज्यादा त्रासदी, हमें भूखमरी की त्रासदी ज्यादा दिखाई देता है। सुनील, सबसे अहम बात है कि बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी का दंश झेलते रहे हैं, लाखों लोग यहाँ से चले गए थे, लाखों लोग वापस लौटे भी हैं। लौटने के क्रम में कई ऐसे भी लोग हैं जो वोट की अपनी तैयारी करके रखे हैं, घरों से वोट तक, इनके मतदाता केंद्र तक जाना है, मतदान केंद्र तक जाना है। लेकिन तैयारी तो हो चुका है, लेकिन कोरोना को उन्हें भय इस बात के लिए नहीं है क्योंकि उनके पीछे में एक सबसे अहम बात है भूखमरी की, जो उन्होंने झेला है। कोरोना से कहीं ज्यादा भयावह उसकी पेट की दिखाई देती है। मिथिलेश, इन सबके बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल ये, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और समझने की कोशिश करिए, और बाकी अगर जब भी आपकी सेक्टर मजिस्ट्रेट या निर्वाचन अधिकारी से बातचीत हो तो ये जानने की कोशिश करिए। देखिए, एक व्यवस्था आपने देखी होगी कोविड के बीच में कि जो लोग बाहर रहते थे, जो प्रवासी लोग थे, जो लंबे अरसे बाद बिहार लौटे इसलिए कि अपने परिवार को हम बचा सकें, अपने घर हम वापस चले जाएं, पैदल ही निकले वो लोग, उनके राशन की व्यवस्था केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार ने की। उन्हें राशन कार्ड तक दिखाने की आवश्यकता नहीं हुई,
उन्होंने कहा कि आप आइए, आधार कार्ड दिखाइए अपना, आधार कार्ड के अलावा भी अगर राशन की ज़रूरत है तो लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम किया सरकार ने। लेकिन क्या ऐसे लोग जिनका पहचान पत्र नहीं, जिनकी वोटर आईडी नहीं वहां पर, वो वहां के स्थानीय निवासी हैं, लंबे अरसे से प्रवासी थे, वो वहां पहुंच रहे हैं, उनको अधिकार मिल रहा है क्या? उन्हें अधिकार मिल रहा है क्या वोट डालने का? सबसे अहम बात है कि जब भी कोरोना काल में की तो बातें छोड़ दीजिए, कोरोना काल में जिस तरीके के राशन की बातें थे वो तो बात था, लेकिन अभी जो गर्माहट है खास करके चुनावी माहौल का, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अहम बातें होती है कि वो शख्सियत जो वहाँ का निवासी है और कोई अगर मौजूद नहीं है, जो निर्वाचन आयोग की तरफ से लिस्टेड की गई थी, खास करके कि बैंक पासबुक होना चाहिए और उनका अपनी खुद का निर्वाचन का होना चाहिए या आधार कार्ड होना चाहिए या किसी भी तरीके से ये बात को फील कराए कि नहीं आप यहाँ के अस्थायी निवासी हैं तो आपको वोट देने के अधिकार मिलता है। लेकिन अब जो सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई थी, खास करके अनाज की बातें कही जाए तो अनाज में भी आपको कई ऐसे स्थलों पे आप हम लोगों ने खबरों में दिखाया है, ग्राउंड लेवल पे दिखाया है कि जहां पर खाद की खास करके कालाबाजारी हुआ था और जितनी भी राशन उनको मुहैया कराना चाहिए था, जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनको देना चाहिए था। नहीं, लूटमार तो जमकर हुई, लूटमार तो जमकर हुई और इस आपदा को अफसरों ने तो अवसर में बदला और अपने अपने घर भरने का भी काम किया। ये भी एक बड़ा सीधे तौर पर विडंबना देखने को मिली। हितेंद्र, समीकरणों को समझा जाए, 8 दिग्गज हैं नीतीश के बाबू, यानी कि नीतीश बाबू के 8 मंत्री ऐसे हैं जो सीधे तौर पर उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और जीतनराम मांझी भी हैं जिनके आज भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। इन तमाम समीकरणों को अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से लगातार ये देखने को मिला है कि कई मंत्री ऐसे हैं जिनका विरोध किया गया है, सीएम का भी कई जगहों पर विरोध किया गया और अभी जो खबर सामने आई, पालीगंज में ग्रामीणों ने वोट करने से मना कर दिया है, बहिष्कार कर दिया चुनाव का, ये भी यहाँ पर खबर सामने आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से जो विरोध देखने को मिला है, जो काम विकास के जो दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए और इसी से लोग खफा हैं। यही वजह है कि जो मंत्री अपने क्षेत्रों में गए उनसे लोग नाराज नजर आए और लोगों ने साफ तौर पर यह भी कहा, हमने तमाम जो खबरें सामने आई वो दिखाई हैं समय समय पर, ये भी स्थानीय लोगों ने कहा था जब मंत्रियों का विरोध किया गया कि ये मंत्री यहां से जीत करके गए और उसके बाद हमारे बीच आए ही नहीं, विकास करना तो दूर की बात है, हमारे बीच भी नहीं आए, हमारे सुख दुख में हमसे मिले नहीं, इसलिए हम इस बार इनका विरोध करेंगे। और कई जगहों पर जहां किसी ने भी विकास नहीं करवाया, नाम मात्र का भी विकास नहीं हुआ है, सड़कें नहीं बनी हैं, ग्रामीणों को दूर दूर तक खेतों से होकर के गुजरना पड़ता है अगर कोई बीमार हो जाता है या फिर जिस तरीके से गर्भवती महिला को समय पर अस्पताल पहुंचाना होता है तो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी कई जगह सामने आई, कई इलाके सामने आए। मिथिलेश मिश्रा हमारे साथ बने हुए लगातार, इन्होंने इस तरीके की तमाम खबरें अलग अलग जगहों से भेजी हैं। तो इसका असर भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो है वो देखने को मिल रहा है। कहीं पर मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है तो कहीं पर परिवर्तन के लिए वोट किया जा रहा है। और ऐसे में साफ तौर पर यह समझा जा सकता है जो दिग्गज, जिन्हें आप दिग्गज कह रहे हैं फिलहाल जनता के लिए, वो सिर्फ उम्मीदवार हैं और ऐसे उम्मीदवार को सोच समझ करके इस बार बिहार का मतदाता वोट दे रहा है। किसको चुनना है, कौन उनके सुख दुख में उनका साथी रहेगा, कौन उनके क्षेत्र का विकास करवाएगा, इस बात को अच्छे से परखते हुए और कुछ लोगों पर भरोसा करते हुए इस बार बिहार के मतदाता मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल, और तमाम ऐसे लोग भी हैं, मिथिलेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, वो बखूबी समझते हैं, जानते हैं जिनकी जन्म कुंडली किस तरह की रही है। कई दल बदलू हैं तो कई ऐसे दागी भी हैं जिनको टिकट मिला है इस बार और सीधे तौर पर दागदार हैं। लेकिन कहा यह जाता है दाग हैं तो क्या हुआ, अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं। मिथिलेश जी देखिए, सबसे अहम बात है यहाँ पर कि जितने भी प्रत्याशियों को अगली बार जो टिकट दी गई है, खास करके चुनाव आयोग ने उन लोगों का अपनी घोषणा करने के लिए भी कहा है। अभी आपने देखा होगा जितने भी चुनाव जो खास करके अभी उम्मीदवार उतरे हैं, सारे लोगों का हम लोगों ने भी या कई स्थलों पे नेशनल चैनल या प्रिंट मीडिया सभी लोगों ने अपने कैरेक्टर के बारे में घोषणा करके दिखलाया। तो ये सामने आता है बात है कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से नियमावली तो रखा, लेकिन उन तमाम पार्टी ने क्यों नहीं आखिर में दागदार लोगों को टिकट दी। अगर दागदार लोगों को टिकट दिया है, जबकि जिस तरह पे कहते थे कि हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं सारे सफेद पोस्ट हैं, वो किसी भी तरीके से वे लोग कहीं नामजद नहीं बने हैं। लेकिन यहाँ पर जब चुनाव आयोग ने एक जो कड़ी लगा दिया सीधे तौर पे कि आपको अपने कैरेक्टर के बारे में सीधे और पब्लिक के बीच में अवगत करानी है, तो आप देखें कि चरित्र के जिस तरीके से वो आपराधिक चरित्रों का नेशनल चैनल तो हो या प्रिंट मीडिया में सारी जगहों पर दिखाई दिया। तो
जो भी थे दाग तो लगे हैं, लेकिन वो दाग समाज के बीच में आने के बाद में उनकी भी जो छवि है थोड़ी बहुत धूमिल जरूर होगी। लेकिन भले ही प्रत्याशी अपनी बातों को रखने के लिए अलग अलग शब्दों का बयान करे, शब्दों से उन्हें फंसाने की बातें करे या उन्हें अपने पार्टी की शीर्ष होने की बातें करे, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का वोट बैंक होता है, एक तो जातिगत तौर पे, दूसरी तौर पे अगर देखा जाए तो इनकी अपनी पार्टी की अपनी खुद की वोटर होते हैं। तो जो वोटर्स हैं वे वोटर्स को खास करके जो जितने भी राजनेता हैं चाहे बड़े लेवल पे, अब देखिए प्रत्याशी का एक बात और भी यहाँ पे सामने में दिखता है, जो भी प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हैं उन तमाम प्रत्याशी के दल के जो शीर्ष नेता हैं उनकी प्रचार प्रसारक के रूप में आते हैं, और तो और जितने भी जनता को लुभाने के लिए जो भी और भी होते हैं, तो आप तौर पे फिल्म स्टार के लोग आ गए या उनके जो शीर्ष नेता है वे आगे प्रचार के रूप में। तो स्टार प्रचारक की जो सूची होती है उन तमाम सूची के पीछे में सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हमारी वोट बैंक मजबूती से बन सके, हमारे प्रत्याशी को बेहतर ढंग से वोट को दिया जा सके, मतदाता अपने घर से बाहर निकल कर मतदान केंद्र तक जा सके। तो ये तमाम जो चीजें होती है निश्चित तौर पे, एक तो जो करेक्ट की बातें सामने में आता है, निश्चित दागदार तो है, दाग अच्छे हैं, भले ही और जीत जाते तो दाग अच्छे हो ही जाते निश्चित तौर पे। जी सर, बिल्कुल, सर्फ एक्सल से धुलाई भी हो जाती है, हालांकि जनता के हाथ में वो सर्फ एक्सल होता है जिससे धुलाई हो जाती है। अरविंद झा भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। किस तरह से देख रहे हैं बिहार के इस चुनाव को? 2.5 घंटे का जो रहा मतदान प्रतिशत 7.17% रहा, और उसके अलावा लगातार अब प्रतिशत जो है बढ़ता जा रहा है। 71 सीटों पर मतदान हो रहा है। नीतीश कुमार के 8 मंत्रियों की किस्मत, इसके साथ साथ जीतनराम मांझी का भी फैसला आज ईवीएम में हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये फर्स्ट फेज का चुनाव जो है कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। आप 2015 के इलेक्शन को देखेंगे तो ये आरजेडी का गढ़ रहा है और उसका स्ट्राइक रेट यहाँ पर कम से कम 70% रहा है। और इसी तरह जो है आप देखेंगे उसके आंकड़ों को तो आरजेडी जो है 25 सीट इस इलाके में पाई थी और जेडीयू जो है 21 सीट पाई थी। भाजपा जो है 14 सीट पाई थी, हम जो है 1 सीट पाई थी। लेकिन आज की तारीख में जो है स्थिति बदल गई है। 2017 के बाद जो है भाजपा और जेडीयू एक साथ आ गए हैं, तो उस स्थिति को अगर आप थोड़ा उस आंकड़ों को देखेंगे तो करीब 36 सीट यहाँ पर जो है भाजपा और जेडीयू का मिल करके और हम मिल करके बन गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आज जो चुनाव हो रहा है तो इस क्षेत्र की जनता, जो 16 जिलों की जनता है, उसका मंतव्य क्या है, वह किसको जो है अपना नेतृत्व सौंपना चाहती है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन अगर आंकड़ों के ऊपर आप जाएंगे तो निस्संदेह जो है इस क्षेत्र में जो है जेडीयू और बीजेपी को बढ़त मिलनी तय लग रहा है। और जिस तरह से मत पड़ता दिख रहा है, आपने बताया कि 7.17% मतदान हो चुका है, तो हमारे समझ से यह मतदान जो है बहुत अच्छा काम होते होते जो है वो 50% से ऊपर जाना चाहिए। और क्योंकि यह क्षेत्र जो है कई मायनों में महत्वपूर्ण है, और जो आप देखेंगे कि जो जब भी विधानसभा का गठन हुआ है तो इस क्षेत्र में जिस राजनीतिक दल का सर्वाधिक जो सीटें निकली हैं वही राज सत्ता पर काबिज भी हुआ है। तो देखना दिलचस्प होगा कि स्थिति क्या बनती है। अरविंद जी, 2 मायनों में सीधे तौर पर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ कोरोना महामारी का खतरा, तो दूसरी तरफ तमाम ऐसे लोग जो अब तक प्रवासी के तौर पर दूसरे राज्यों में जाते थे खाने कमाने के लिए, लेकिन वो अपने घरों पर मौजूद हैं। वोटर यानी कि सीधे तौर पर बिहार में मौजूद है, लेकिन एक खतरा ये भी है कि क्या कोरोना के डर से मतदाता पहुंचेगा पोलिंग बूथ पर, ये भी है। दोनों ही चीज़ें हैं, या तो वोटिंग प्रतिशत कम रहेगा या फिर इस तरीके का वोटिंग प्रतिशत रहेगा जो अब तक नहीं रहा बिहार में। अरविंद जी देखिए, बिहार जो है बदलाव की बहुत बड़ी भूमि रही है। आप जो है आपातकाल के बाद जो देश में स्थिति बनी थी, आपने देखा कि किस तरह वह क्रांति की भूमि रही और वहाँ बदलाव की लहर चली। तो देखिए, वो बिहार में जो है चुनाव एक उत्सव की तरह होता है और सभी लोग आज की तारीख में कोरोना बहुत जो है गाँव में उसे डरना लोगों ने बंद कर दिया है। आप देख भी रहे हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह लोग खुल करके सामने आ रहे हैं। तो हमारे समझ से मतदान प्रतिशत पर बिल्कुल, इसके लिए अरविंद जी, इसके लिए हमारे जो सहयोगी हैं मिथिलेश मिश्रा, वो लगातार बने हुए हैं और उन्होंने पूछा भी था मतदाताओं से कि क्या आपको कोरोना से डर नहीं लगता। तो जो मतदाता है उनका जवाब इस तरह का था कि भुखमरी से अच्छा है कि हमें कोरोना से नहीं डरना चाहिए, भुखमरी से ज़्यादा हमें डर लगता है, इसलिए हम पोलिंग बूथ पर जा भी रहे हैं और वोट भी कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, वहाँ पे राजनीतिक जागरूकता जो है बहुत अधिक है और एक जो बेरोजगारी का मुद्दा चला है, आप देख भी रहे हैं कि करीब 10.5% जो है बेरोजगारी दर बिहार की है, जो कि नेशनल जो बेरोजगारी दर है उससे कहीं अधिक है।
और जो समसामयिक वहाँ के मुद्दे हैं, जैसे कि आपने बताया कि जो प्रवासी लौट करके आए हैं वो मौजूदा सरकार को लेकर के उनके मन में क्या है। फिर आप उत्तरी बिहार देखिए जो बाढ़ से पूरा डूबा हुआ था, किसानों के मन में क्या है। दक्षिणी बिहार जो सूखाग्रस्त था, मुआवजे को लेकर के किसान आंदोलनरत रहे। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच जो है जो मौजूदा नीतीश सरकार है उसको लेकर के वहाँ की जनता के मन में क्या है, या वे लोग जो कि 15 साल पहले लालू राज को किस नजरिए से आज देखते हैं। और उसके अलावा जो एक नई पीढ़ी आई है जो 2000 से अब तक का 20 साल के जो बच्चे हैं वो क्या जो पहली बार मतदान करने जाए उनका नजरिया क्या है। कई जो है ऐसे मामले हैं जो इस चुनाव को बेहद महत्वपूर्ण बना देते हैं। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि स्थिति क्या बनती है और किस राजनीतिक दल को जो है बढ़त मिलती दिख रही है। मिथिलेश, देखिए अरविंद जयतिलक भी हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और तमाम पहलुओं को समझेंगे उनसे, लेकिन मैं आपसे अब जानना चाह रहा हूं, क्या अब सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए समय तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या लोगों का निकलना और पोलिंग बूथों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला, इसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? देखिए वक्त के साथ में धीरे धीरे अब वोटर भी अपने घर से बाहर निकलना शुरू कर चुके हैं। आपको दिखा रहे कि जिस स्तर पे मैं हूँ, आप पहले आपको जो दिखाया था उस समय लगभग न्यूनतम की स्थिति था, लेकिन अभी अवगत यहाँ पर दिखाते चले गए कि कुछ वोटर्स यहाँ पे अभी मौजूद हैं। वोटर्स अब धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकलने लगे हैं। मैं आपको इस सड़क के उस दूसरे छोर पे दिखा रहा हूँ कि दूसरे छोर पर भी कई ऐसे वोटर्स हैं जो अब धीरे धीरे अपने घरों से निकल करके बाहर की तरफ रुझान कर चुके हैं, मतदान केंद्रों में जाना शुरू कर चुके हैं। तो अब सीधे कह सकते हैं कि मिथिलेश, मतदान केंद्र की ओर जरा रुख करें, क्या वहां पर जाने से रोका गया है मीडिया को? आप जाएं और वहां देखें कि वहां सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है, वहां क्या कतारें लगी हैं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है पोलिंग बूथ पर जाकर? क्योंकि आप जहां हैं, आप वहां से चंद कदमों की दूरी पर ही पोलिंग बूथ भी है, तो आप जाएं जरा वहां पर जहां पोलिंग स्टेशन बनाया हुआ है। जी बिल्कुल, लगभग 100 गज की दूरी पे मीडिया कर्मी को प्रवेश से किसी तरह का रोक नहीं लगाया गया है, लेकिन चूंकि मैं बाहर की परिसर में हूँ और वहां से लगभग 500 गज की दूरी पे आपके वहां पे मतदान केंद्र, चूंकि स्कूल बहुत बड़ा है, स्कूल है जहाँ पे 500 गज की दूरी पे है, लेकिन मैं जो बाहर के हालात में हूँ, बाहर के परिवेश में हूँ, जहाँ पर मतदाता मौजूद है, मतदाताओं के बीच में मौजूद हूँ और मतदाता से कई बातें सामने में रुझान आता है कि अब की बार जो ऊँट है करवट किधर बदलेगा। कई ऐसे शब्द इनके निकल करके आ जाते हैं जिससे हम लोग को ये लगने लगता है कि वोट की जो आधार है प्रत्याशियों के जो देखिए मिथिलेश, दो चीजें होती हैं। मिथिलेश, दो चीजें होती हैं। एक लंबे अरसे से आपने बिहार की राजनीति को देखा है और आप लगातार कवर करते रहे हैं। अरविंद जी भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं जो बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं। दो चीजें हैं, जहां आप खड़े हैं वो सीधे तौर पर पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे, जो कतारों में मतदाता से बात करेंगे, वो वास्तविक मतदाता है, वो किसी का पार्टी का मतदाता नहीं है, वो मतदाता है जो बदलाव के लिए आया है, जो अपने जहन में मुद्दे लेकर आया है। लेकिन जहां आप मौजूद हैं, यहाँ पर एजेंट मौजूद हैं, पार्टी के लोग मौजूद हैं, तो सिर्फ एक ही पार्टी की बात करेंगे, वो नहीं बताएंगे। वो कहेंगे कि यहाँ पर जेडीयू अच्छा है, आरजेडी अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, या तमाम लोगों की बात करेंगे वो। इसलिए आप कोशिश करें कि पोलिंग बूथ तक जाएं और वहां पर वहां के हालात को दिखाने की कोशिश करें। तब तक मैं अरविंद जयतिलक जी से भी बात कर लेता हूं। अरविंद जी, स्थिति लगातार देखिए ऐसी ही होती जा रही है, हालांकि धीरे धीरे, जैसा कि मिथिलेश भी लगातार बता रहे हैं कि धीरे धीरे अब जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है मतदाताओं की, वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन पिछले आंकड़ों की अगर बात की जाए, जो सीटें रहीं, चाहे वो जेडीयू और जेडीयू चूंकि बीजेपी के साथ नहीं थी, बीजेपी को वहां पर जो फायदा मिला 71 सीटों पर पहले फेज में, यहां पर अभी फिलहाल क्या कुछ समीकरण देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो पोलिंग की बात की जाए तो सुबह का समय है, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र के बूथ हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो वहाँ की जनता है या मतदाता कह सकते हैं, वो अपने घर के कामों को निपटा करके, पशुओं को चारा वगैरह रख करके, इसके बाद जो है थोड़ा नाश्ता पानी करके पूरी तरह से व्यवस्थित होकर के ही लोग घर से निकलते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चूंकि कोरोना का समय भी है तो एक जो है क्यू में लगना होगा, तो वहाँ देर हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपने जो वहाँ के चुनावी परिदृश्य की बात कही, तो आपने देखा भी कि 2015 में जेडीयू और आरजेडी साथ थे, तो वहाँ पर जो है बहुत बम्पर पैमाने पर जो है चुनाव जीत करके आए। और इस क्षेत्र में भाजपा जो है एक केवल 14 सीटों तक सीमित होकर के रह गई। लेकिन 2017 के बाद चूंकि समीकरण बदल गए हैं, तो आज की तारीख में बीजेपी और जेडीयू का जो है कहीं ना कहीं वो बढ़त है। लेकिन इस क्षेत्र का पूरा आप देखेंगे, जो 16 जिले हैं, जिसमें आपका नवादा है, भोजपुर है, पटना है, फिर जमुई है, जहानाबाद है, आपका रोहतास है, ये यादव बहुल क्षेत्र है।
यानी जो ओबीसी में जो यादवों की ताकत है यहाँ पे बहुत अधिक है। तो ये आप देखेंगे 71 में पिछली बार का जब देखेंगे तो यहाँ 42 यादव चुनाव जीत करके आए थे। तो ये इस क्षेत्र में जो है, क्योंकि आप कभी भी देखेंगे आरजेडी का उठा करके जिनको टिकट दिया जाता है उसमें यादवों की बहुत अधिक संख्या भी होती है और करीब 15-16% यादव भी प्रदेश में है। तो स्वाभाविक रूप से आरजेडी जो है उनको जो है वरीयता देती है। तो आज की तारीख में भी आप देखेंगे तो यादव प्रत्याशी आरजेडी से बहुत अधिक हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि आप इस पूरे समीकरण को देखेंगे तो एक जो है एक नैरेटिव वहाँ पे है बिहार में माई का, जो कि मुस्लिम और यादव जो लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक कहा जाता है वो आज भी मुस्तकिल बना हुआ है। लेकिन जो अपर कास्ट है कहीं ना कहीं जो है जेडीयू और आपका जो है बीजेपी में बटा हुआ है। और जो गैर यादव ओबीसी है वो अभी जो उसका एक बहुत बड़ा भाग जिसमें कुर्मी है, कुशवाहा है, वो पूरी तरह से जेडीयू के साथ लगे हुए हैं। लेकिन क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए हैं, एक नया गठबंधन बनाए हैं जिसमें ओवैसुद्दीन वगैरह है, तो कहीं ना कहीं जो 7% कुशवाहा है वो हो सकता है कि 2-3% जो है उनके 7% के साथ से अलग निकल जाए। तो इसका जो खमियाजा जो है भाजपा जेडीयू को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल अगर आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो बहुत कड़ी टक्कर है और आरजेडी जो है कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। बिहार की जनता की नब्ज को आपने हमेशा टटोलने की कोशिश की है अरविंद जी। क्या माना जाए, क्या केंद्रीय मुद्दे स्थानीय मुद्दों से बढ़कर हो जाते हैं या फिर बिहार का मतदाता सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर ही चीज़ें करता है, वो उसे केंद्रीय मुद्दों से कोई लेना देना नहीं होता, चाहे वो एनआरसी हो, सीए हो या फिर तमाम कानूनों का विरोध हो। ये सारी व्यवस्थाएं क्या बिहार में देखने को मिलती हैं या बिहार का मतदाता सिर्फ स्थानीय मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनको लेकर आगे बढ़ता है? अरविंद जी जी देखिए, इसको 2-3 संदर्भों में समझना होगा। अगर 2 दशक पहले की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो उस समय केंद्रीय मुद्दे बहुत हावी नहीं होते थे। जो स्थानीय मुद्दे हुए थे, सड़क, बिजली, पानी का होता था या जो क्षेत्रीय विधायक होता था उससे नाराज जी जागरूकता बढ़ी है। और कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मुद्दे जो है आम जन को प्रभावित करते हैं। अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 से हटाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो है विमर्श का विषय बिहार के छोटे से गांव में भी बनता है। तो वो स्थिति जो है आज की तारीख में जो है केंद्रीय मुद्दे भी उस पर चर्चा का विषय बनते हैं, समस्या विषय बनते हैं और कहीं ना कहीं वो प्रभावित भी करते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यही नहीं कि जो स्थानीय मुद्दे होते हैं पूरी तरह से नेपथ्य में चले जाते हैं। देखिए, जनता जो है जो अपने स्थानीय विधायक के क्रियाकलापों को लेकर के बहुत ही संजीदगी जताती है चुनाव के दौरान। उसकी एक कोशिश होती है कि अगर हम नाराज हैं तो उसके खिलाफ जाएंगे, लेकिन कभी कभी उसकी नाराजगी जो है आप देखते हैं कि बहुत भारी पड़ जाती है और उस विधायक पर जो है कहीं ना कहीं जो है अपना जो सत्ता है या जो विधायक है उसे हटना पड़ता है। यही कारण की जो 71 जो सीटों पर चुनाव हो रहा है इसमें 10 मंत्रियों का नीतीश कुमार ने काटे हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए कि जो जनता की नाराजगी है मंत्रियों से, वो नाराजगी को तो थोड़ा कम करना बड़ा मुश्किल है। चुनाव हार भी सकते थे वे लोग, इसीलिए जो है नए उम्मीदवार लगा दिए हैं ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं, देखिए आपकी नाराजगी का सम्मान करते हुए मैंने नए मैदान में नए उम्मीदवार उतारे हैं। तो इसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं और आज की तारीख में सच चाहे तो केंद्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे दोनों प्रभाव डालते हैं और जो जिससे जितना प्रभावित हो जाए। बिल्कुल। मिथिलेश भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मिथिलेश पोलिंग बूथ के अंदर पहुंचे हैं। मिथिलेश, इस दरमियान अगर देखा जाए स्थानीय मुद्दों के अलावा क्या केंद्रीय मुद्दे यहाँ पर प्रभाव डाल रहे हैं लोगों के जहन में? क्योंकि देखिए 2015 में जब चुनाव हुआ था तब ना नोटबंदी का मसला था, ना जीएसटी का मसला था और ना ही कोई इस तरह की स्थिति बनी। लेकिन 2015 से और अब तक बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के परिवेश में। तो क्या ऐसे में राष्ट्रीय मुद्दे भी इस बार लोगों के जहन में है, मतदाता के जहन में है? देखिए, बिहार की सियासी राजनीति में केंद्र का हर पल एक सामने आता रहा है। वहाँ के जो मुद्दाएं हैं, खास करके ये लोग शीर्ष के नेता को देखा करते हैं। अगर देखा जाए सीधे तौर पे कि यहाँ के, अभी थोड़ी देर पहले मैंने मतदाताओं से बात किया था तो वे लोगों का सीधे तौर पे ये कहना था कि यहाँ पे कोई भी उम्मीदवार को मैं नहीं देख रहा हूँ, बल्कि सीधे मैं केंद्र की सरकार को देख रहा हूँ जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने में दिख रहा है। तो अब ये सीधे कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ वोटरों का रुझान अगर देखा जाए तो सीधे हुए उम्मीदवार को नहीं देखा करते, बल्कि वो सीधे अपनी केंद्र सरकार को देखा करते, केंद्र की रुझान देखा करते, केंद्र के विकास को देखते हुए अपने बिहार के विकास की बातें करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बिहार में वैसे चेहरे को लोग वोट देने के लिए प्रयासरत हैं जो पहले से उन लोगों के साथ में विकास के दौर की बातें को हामी भरी है। तो अब ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की थोड़ी बहुत निश्चित तौर पे केंद्र की जो बातें आती है वो बिहार में निश्चित दिखाई देता है। जी सुनिए।
बिल्कुल दिखाई देता है। ऐसे में देखिए, तमाम राज्यों की अगर बात की जाए और आकलन बिहार से किया जाए मिथिलेश, तो बाकी राज्यों में सीधे तौर पर प्रभाव पड़ा केंद्रीय मुद्दों को लेकर। नोटबंदी का मसला खूब विपक्ष ने जोर शोर से उठाया, जीएसटी का मसला जोर शोर से उठाया, लेकिन यहाँ आते आते, बिहार तक आते आते नोटबंदी और जीएसटी ने तो दम तोड़ दिया। लेकिन एनआरसी और सीए का जिन्न एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने बाहर निकाल दिया झोले से। उन्होंने कहा हम तो फिर विरोध करेंगे जैसे स्थिति सामान्य होगी। लेकिन कोरोना काल में तमाम ऐसी चीज़ें देखने को मिली। कोविड से लड़ना एक बड़ी चुनौती है, इसके साथ साथ स्थानीय मुद्दे इस बार देखने को मिले। लेकिन इन सब के बीच सीधे तौर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला देखने को मिला मंच से, अब तक हम पार्टी पर हम हमेशा तल्ख तेवर देखते थे, छीटाकशी देखते थे, लेकिन अब तो सीधे सीधे व्यक्ति विशेष के लिए टीका टिप्पणी और ऐसी ऐसी अशोभनीय भाषाओं का इस्तेमाल होता है मंचों से। देखिए, ये शुरुआती दौर की कहानी रही है। जब से देश में खास करके प्रजातंत्र की बातें आती है, लोकतंत्र की बातें आती है, जिस तरीके का चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की दौर जारी होती है, उसमें निश्चित तौर पे एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी को नीचा दिखाने के लिए ऐसे शब्दों का शब्द बाण मारते हैं जिससे अगला जो वोटर है उसको ये लगने लगे कि हमें इन्हें वोट देना चाहिए, बल्कि अगला जो प्रत्याशी है वो निश्चित तौर पे वो गलत है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का हर पल दौर जारी रहा है, खास करके बिहार के चुनाव के माहौल में। लेकिन जहां पे मैं अभी खड़ा हूं, कई ऐसे वोटर्स भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जो मुद्दाएं हैं, उन मुद्दाओं पे क्या क्या मुद्दा खास करके प्रभावकारी है। आप हमें बताएंगे कि आखिर आपने वोट देने के लिए आए हैं, क्या लगा आपको? मुझे अपना हक इस्तेमाल करना चाहिए। जोर से। हाँ, और मैं अपने अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करूंगी। किसको, किधर रुझान है? बिहार के विकास की दौर की तरफ रहेगा या बदलाव की दौर रहेगा? बिहार के विकास से रहेगा, बदलाव भी रहेगा, जिससे शिक्षा का भी अच्छा स्रोत हो। जी, तो अभी वोटर कई है, वोटर अब आने भी लगे हैं। रुझान की आपको सीटें लेकर चलते हैं अंदर में, जहां पर कई मतदाता अपनी मत को प्रयोग करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। हम बात करेंगे आपसे कि आप यहाँ पर आए हैं, आपने कौन सी ऐसी चीजें देखा है बिहार के विकास की दौर, परिवर्तन की दौर, कोरोना काल की भय, मास्क भी आपने नहीं पहना है, तो ये अभी आपको क्या लगता है, कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं, कोरोना से तो डर है, लेकिन इत्तेफाक से मेरी जो अभी मास्क है मेरी शॉप पे में छूट चुकी है जी, इसलिए मैं अभी क्या अभी जो स्थिति चल रहा है, बदलाव की स्थिति है या खास करके वही चेहरा सामने में आएगा जो पहले चेहरा दिखाई देता? देखिए, चेहरा तो जरूर, परिवर्तन ही संसार का नियम है, और हमारी जहां तक सोच है, हमारे आम जनता की सोच है, वह सही पहल सोच है कि परिवर्तन जो होनी चाहिए, लेकिन हाँ, उस परिवर्तन के साथ जो भी है उसे हमें विकास की स्थिति में लानी चाहिए, और परिवर्तन जो है जरूरी है। मिथिलेश, जरा मतदाताओं से यह भी पूछना कि मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? सब में क्षमता होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, चूंकि मुख्यमंत्री का चेहरा खास करके राजग ने नीतीश कुमार को दिया, तो लोग महागठबंधन ने तेजस्वी को दिया, आपकी नजरों में क्या होना चाहिए? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं जाऊंगा, लेकिन एक तो आपके सीएम तो होना चाहिए। एक सीएम होना जरूरी है जी। ये हमारा जो लोकतंत्र जो है, ये हमारा जो समाज है, उसमें ऐसे चेहरे आना जरूरी है कि जो कि हमारे क्षेत्र का विकास कर सके, हमारे राष्ट्र का विकास कर सके, हमारे राज्य का विकास कर सके। अब एक स्पेसिफिक किसी भी मंत्री विशेष को एक सीएम की कुर्सी पे बैठा देना, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारा सीएम का जो पोस्ट होता है वह एक गरिमामय पोस्ट होता है। उस बात गरिमामय की नहीं है, सीएम का पोस्ट तो होता ही गरिमामय, लेकिन यहाँ मामला आता है कि महागठबंधन ने सीधे तेजस्वी को रखा, राजग ने सीधे नीतीश कुमार को रखा, तो आपकी नजरों में कौन से ऐसे सीएम होंगे? अभी तो मेरी नजरों में देखिए, ना ही मैं नीतीश कुमार को मैं समर्थन करूंगा और ना ही मैं तेजस्वी को मैं कहूंगा। एक ऐसे चेहरे को आने चाहिए जो कि सबों के हित को सोचे, सबों के विकास को सोचे और हमारे राज्य को आगे की ओर। मैं तो तीसरा चेहरा कहां से आ गया? तीसरा चेहरा किसको चाहते हैं? कहीं चिराग पासवान के लिए तो इनके जहन में कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं? ना कि किसी जदयू और राजद और माले, ऐसा मैं किसी व्यक्ति। देखिए, तीन चेहरे सामने में दिखाई देता, खास करके अगर पहला चेहरा अगर देखें सीधे तौर पे तो नीतीश कुमार का, दूसरा महागठबंधन में आपका तेजस्वी का, लेकिन तीसरा चेहरा एक और खड़ा होता है खास करके चिराग पासवान का, तो कहीं आपकी इशारा चिराग पासवान की तरफ? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूंगा कि एक ऐसे प्रौढ़ आदमी बहुत को अच्छे से समझ लिए मिथिलेश आप भी इनके जहन की बातों को। हालांकि बाकी लोगों से भी बात करिए, और देखिए हमारे साथ लगातार अगर बात की जाए, अरविंद जी बने हुए हैं। अरविंद जी, कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जो सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ
उनकी पीड़ा ये है कि कुछ ऐसे चेहरे आने चाहिए। हालांकि उसको थोड़ा सा नब्ज को टटोलने की कोशिश हमने और हमारे सहयोगी ने की, और वो सीधे तौर पर सटीक रहा, क्योंकि चेहरे के तौर पर न नीतीश कुमार चाहिए और ना ही तेजस्वी। जनता का ये मूड है और जनता क्या चाहती है, और उसमें भी व्यक्तिगत तौर पे लोग क्या चाहते हैं, ये अपना अपना विषय नजरिया हो सकता है। लेकिन चाहने से बहुत कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र की परिपाटी है वो एक राजनीतिक ढांचे में बटी हुई है, और जो सिस्टम है उसी में से आपको तय करना है कि आपको चेहरा क्या पसंद करना है। अगर आप बीजेपी और जेडीयू के साथ जाते हैं तो आपको नीतीश कुमार को स्वीकारना होगा, और आरजेडी के साथ जाते हैं तो तेजस्वी को स्वीकारना होगा। आप उससे आप न चाहते हुए भी वो आपको ऐसा करना होगा। बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मतदाता है, आप मत देंगे, अपना जो है नेतृत्व चुनेंगे, लेकिन अब राजनीतिक दल जो सत्ता में भागीदारी करेंगे उनका नेतृत्व क्या होगा, किसको जो है सत्ता का खिराजा सौंपेंगे, यह उनके ऊपर निर्भर करता है। आपने देखा कि भारतीय लोकतंत्र में जो है प्रधानमंत्री का चुनाव जब होता है तो उस दरमियान जो है लोगों को लगता है कि नहीं, हम इस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उसी बीच आपको चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेंगे, आई.के. गुजराल बन जाएंगे, अदिति देवगौड़ा बन जाएंगे, ऐसे तमाम चेहरे आ जाते हैं जिसको कोई नहीं जानता। तो वो परिस्थितियों के पास होता है, और इस तरह से भारतीय राजनीति में प्रयोग होते रहे हैं। तो यह कहना ठीक है कि नहीं, हम इस व्यक्ति को एक तीसरा व्यक्ति आ जाए तो अच्छा है, चाहे वो चिराग के रूप में आ जाए, ये तो व्यक्ति विशेष का, ये तो मतदाता का खुद का इंडिविजुअल फंडा भी है कि वो किसे पसंद करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि जैसा कि आपने बताया कि देखिए, अगर जेडीयू के साथ जाना है तो सीधे तौर पर नीतीश बाबू आपको मिलेंगे, अगर आरजेडी के साथ जाना है तो फिर तेजस्वी आपको मिलने ही मिलने हैं प्रदेश के लिए। हालांकि महा कवरेज हमारी लगातार जारी है। अरविंद जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मिथिलेश, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने पल पल की अपडेट पहुंचाई, और लगातार बने रहिएगा क्योंकि महा कवरेज लगातार जारी है। न्यूज़ रूम से हमारे सहयोगी हितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया हितेंद्र आपका भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन महा कवरेज बिहार पर लगातार जारी है, आप बने रहिएगा हमारे साथ।